हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का ख्याल रख ही रहे होगे। और हाँ, ठंडा का मौसम चल रहा है, इस ठंडी में अपने आप को बचा के तो रखना ही है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, साम्य अवस्था स्थिरांक का अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोस्त, इस टॉपिक को समझने से पहले मुझे दो शब्द मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, अपनी संतुष्टि के लिए। मुझे पता है आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। पहला एक जो शब्द है, हम चाहते हैं कि आप समझिए कि अभिलक्षण का मतलब क्या है। तो अभिलक्षण का मतलब नेचर है, आप समझ लीजिए, जिसको आप गुण कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में आप इसको स्वभाव कह सकते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य अवस्था है, उसका क्या स्वभाव है, क्या गुण है। अब फिर एक बात आ जाती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज है, साम्य अवस्था स्थिरांक क्या है। तो देखिए, साम्य अवस्था स्थिरांक क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि अगर इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके पहले वाला जो वीडियो है जिसमें रासायनिक साम्य अवस्था के बारे में मैंने बताया हुआ है, वो आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं, नहीं देखना चाह रहे हैं, फिलहाल आपके दिमाग में कि इस टॉपिक को समझ लिया जाए, तो आइए जरा समझते हैं एक एग्जाम्पल से। कल्पना करिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक रिएक्शन है ए प्लस ये बी हो गया, और ये सी प्लस डी। ये पहले जानिए कि जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है और स्मॉल डी है, एक उभयगामी अभिक्रिया है। उस उभयगामी अभिक्रिया, चिन्ह उभयगामी रिएक्शन क्या है ना, उभयगामी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ये गुणांक लगाया गया है जिसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। बात क्लियर हुई। एक अभिक्रिया है, ये उभयगामी अभिक्रिया है, उसको बैलेंस किया गया है। तो बैलेंस करने के लिए 2, 3, 4, 5 से आप गुना करते हैं ना, कभी भाग भी दे सकते हैं। तो गुना करने के लिए जिन चीजों का या भाग देने के लिए जिन संख्याओं का, जिस न्यूमेरिकल्स का प्रयोग करते हैं, ये वही ए बी, छोटा ए छोटा बी, उधर छोटा सी छोटा डी है। ओके, ये क्लियर। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं चिन्ह, ये कहलाता है उभयगामी अभिक्रिया का चिन्ह। उभयगामी अभिक्रिया में एक ऐसी स्थिति आती है, पहले थोड़ा सा इसे और समझें। इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और इसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। होता यह है कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ी तेज गति से होता है। तेज गति से कहने का मतलब ए और बी एकदम जल्दी दनादन टूट करके सी और डी में बदलता है। लेकिन जैसे समय गुजरता है, फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा स्लो पड़ने लगता है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है, सी और डी जो आपको दिख रहा है आप वहां पर बोर्ड पे, सी और डी पुनः टूट करके ए और बी में बदलने लगता है। मतलब बाद में बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे फास्ट होने लगता है। और एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा समय आता है जब बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों का दर, दोनों का वेग, स्पीड बराबर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ए और बी सी और डी बनते हैं, और जिस रफ्तार से सी और डी बनते हैं उसी रफ्तार से फिर सी और डी टूट करके ए और बी के रूप में बदलने लगता है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए दोस्त, तो उस अवस्था को, अभिक्रिया की इस तरह की अवस्था का नाम होता है साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था में अगर अभिक्रिया पहुंच जाए, एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, साम्य अवस्था अभिक्रिया के खास अवस्था का नाम है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का दर और बैकवर्ड रिएक्शन के दर दोनों इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अगर अभिक्रिया साम्य की अवस्था में पहुंच चुकी है, तब उस कंडीशन में एक यहां पर बात लागू होती है, याद रखिएगा। ये K है जिसको साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं, और इसका जो वैल्यू निकालते हैं, देखिए प्रोडक्ट है C, उसकी पावर में कर देंगे स्मॉल c, जो कि क्या है, गुणांक है, जिसे गुना किया गया बैलेंस करने के लिए, इनटू डी की सांद्रता के पावर डी। अच्छा, ये जैसे लिखा है ना, ये सांद्रता को सूचित कर रहा है। ये पद जो है एक्टिव मास, या हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। सांद्रता पढ़िए ना, इसको पढ़ेंगे C की सांद्रता के पावर C। अब उसी तरह से नीचे भाग दे देंगे A की सांद्रता के पावर स्मॉल a इंटू B की सांद्रता के पावर स्मॉल b। अब ये जो K दिख रहा है आपको, इसी K का नाम होता है साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं। मतलब कि प्रतिफल जो कुछ है उसकी सांद्रता का गुणनफल बटा में प्रतिकारक की सांद्रता के गुणनफल। हाँ, इस बात का ख्याल रखना है कि जो गुणांक है उसको उसके सांद्रता के पावर के रूप में व्यक्त करना होगा, जिसका वो गुणांक है।
अब एक बात और बता दें, थोड़ा सा मजेदार चीज है, जो साम्य अवस्था स्थिरांक है दोस्त, ये कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अगर यह अभिक्रिया को आप सांद्रण के पदों में व्यक्त कर रहे हैं, मोलर सांद्रण के पदों में व्यक्त कर रहे हैं, तो इस के का नाम अब के नहीं है, इस के को कहते हैं केसी। केसी माने साम्य अवस्था स्थिरांक इन टर्म ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। देख कितना खूबसूरत शब्द है ना, साम्य। केसी कहने का मतलब कि अब क्लियर हो गया कि अभिक्रिया जो है विलयन की अवस्था में है, घोल की अवस्था में है। तो साम्य अवस्था स्थिरांक किनके पदों में, तो सांद्रण के पदों में, मोलर सांद्रण के पदों में। अगर ऐसा हुआ कि यह अभिक्रिया जो है गैसीय अवस्था में हो गई, तो गैसीय अवस्था में हो गई तो इसको पार्शियल प्रेशर के पदों में व्यक्त करते हैं, तब उसको केसी को केसी न कह के केपी कह देते हैं। अगर अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हुई, उसका अगर आप निकाल रहे हैं साम्य अवस्था स्थिरांक, तब उसको आप आंशिक दाब के पद में व्यक्त करते हैं और कहते हैं केपी। अगर आप इस रिएक्शन का अगर आप मोल अंश के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं, मोल अंश, तब उसको के काई कहते हैं। याद रखिएगा, जो के है उसका नाम बदल के कर देंगे के काई। कब, तो जब साम्य अवस्था को किसके पदों में व्यक्त करना चाहते हैं, आप मोल अंशों के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं। दोस्त अगर इसको मोल के पद में व्यक्त करना हो तो के एन कह देंगे, एन नंबर ऑफ मोल के लिए हो जाएगा। अगर एक्टिविटी के पदों में व्यक्त करना होता है तो के ए होता है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले जो वीडियो है उसमें के जो है ना, केपी और केसी के बीच में एक रिलेशन निकाला हुआ है, हमने देख लेंगे आप तो, और थोड़ी सी बेहतर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये केपी और केसी के बीच का रिलेशन होता है। उसी तरह से इसमें से किसी के बीच भी रिलेशन ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस से जो रिलेटेड है केपी और केसी के बीच का रिलेशन तो हमने निकाला हुआ है। ये तो हो गई कुछ इस टॉपिक के पीछे की कहानी। अब आते हैं जरा इस टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक हमारा है कि जो साम्य अवस्था है, चाहे आप उसको केसी कह लें, केपी कह लें, के काई का, अच्छा के एक्स नहीं लिखा हुआ दोस्त, ये के काई है, काई। इसको क्या पढ़ते हैं, के डबल आई, काई। हिंदी में भी काई लिखते हैं। मोल अंश जो होता है ना, मोल फ्रैक्शन जो होता है, उसको काई के द्वारा डिनोट किया जाता है। ओके, क्लियर। तो हमको यहां पर अब ये समझना है कि जो केसी है, चाहे केपी है, चाहे के काई है, ये इसके कुछ स्वभावों के, गुणों के, अभिक्रिया द्वारा ये कैसे प्रभावित होता है, किन चीजों से प्रभावित होता है और किस प्रकार से प्रभावित होता है, उसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए जरा समझते हैं। तो इसके स्वभाव को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। उस एग्जाम्पल से पहले हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और फिर उस निष्कर्ष को लैंग्वेज में लिख लेंगे। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, उससे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, उसको लैंग्वेज में लिखेंगे। एकदम सरल सा, सिंपल सा एक इक्वेशन ले रहा हूं दोस्त। उभयगामी अभिक्रिया I2 और ये मिल करके बनाया 2HI। अगर कोई व्यक्ति, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि अगर इसका कोई के निकालना चाहे, अब केसी कह लीजिए, के पी कह लीजिए, के काई कह लीजिए, जो कहना हो कहिए, हम सिंपली के कह देते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर के माने साम्य अवस्था स्थिरांक निकालना चाहते हैं, तो अभी जैसा बताया मैंने कि प्रतिफल, पीछे वाला अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा हुआ है तो सिंपली याद रखें कि प्रतिफल में HI है, HI का स्क्वायर हो जाए, HI के सांद्रता के स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा ये H2 इंटू I2 के सांद्रता के गुणनफल से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। अब आइए क्या होगा, अब पहला यहां पर इफेक्ट समझेंगे। अगर इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलिए होगा या नहीं। अब हम इसका केस चाहते हैं कि के निकाले साम्य अवस्था, तो इसके के को पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए हमने के डैश कर दिया। ओके, तो के डैश कर दिया, तो जरा निकाल के देखिए क्या होगा। HI तो अभी भी रहेगा, HI ये पावर में 4 हो गया और नीचे हो गया H2 की सांद्रता के स्क्वायर इंटू I2 के सांद्रता के स्क्वायर। अब हम देखना चाहते हैं कि के और के डैश में कोई रिलेशन है या नहीं। तो थोड़ा सा अगर मैथ वाला दिमाग लगाएं तो हम हल्का फुल्का, ज़्यादा यहाँ मैथमेटिशियन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जरा देखिए, ऐसे लिखा हुआ है, बड़ा इजी वे में समझेंगे। हमने क्या किया, इसको होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
तब जैसे हमने होल स्क्वायर किया तो आपको पता चल रहा है यार कि इसका वैल्यू तो के है, देखिए के बराबर ही लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब तो ये निकल के आया सामने कि के डैश इक्वल टू, इसका अगर वैल्यू हम के रख दें तो के स्क्वायर, एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन है वो? अब इसका ये क्या है जरा इसको लैंग्वेज में समझे। तो लिखा है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अगर उसको बैलेंस्ड स्टेट में अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण का जो के होगा, माने साम्य अवस्था स्थिरांक होगा, वो अपने पुराने वाले समीकरण के साम्य स्थिरांक का वर्ग होगा। अब देखिए आपके सामने है ये क्या लिखा हुआ है कि जो नया समीकरण बना ये के डैश जिसका हमने साम्य लिखा, ये पुराने वाले समीकरण के क्या होगा, ये तो वर्ग हो गया। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति हमको अगर इसका साम्य अवस्था स्थिरांक दे दे, इसका साम्य स्थिरांक अगर 5 है, मान लीजिए उसका वैल्यू 5 है और इसका साम्य अवस्था स्थिरांक हमसे कोई कहे तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा, सीधे 25 हो जाएगा। इसका हो जाएगा साम्य अवस्था स्थिरांक किसका, 25। अगर इसका हमको मान लीजिए कि कोई अगर 10 दे देता है कि साम्य अवस्था स्थिरांक जो है ना के बराबर 10 है, तो इसका हमको के डैश निकालना है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 100 हो जाएगा, सिंपल। तो आप कंक्लूजन पर क्या पहुंचे, इसका निष्कर्ष क्या आपने निकला, तो आपने निष्कर्ष ये निकाला कि अगर अभिक्रिया को यदि अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दें तो नए समीकरण कह देते हैं, रासायनिक समीकरण है, नए समीकरण का कि अपने पुराने समीकरण के वर्ग के बराबर होगा, के बराबर होगा। सिंपल सा मतलब, यदि अभिक्रिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया समीकरण बनेगा उसका जो के होगा अपने पुराने वाले समीकरण के वर्ग के बराबर होगा। अब सोचिए जरा दोस्त, ये तो 2 से गुना करने की बात, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होता, 4 से मल्टीप्लाई किया होता, तो अगर सोचिए 3 से मल्टीप्लाई होता 3 और यहां पर कितना हो जाता, पहले से 2 था, 3 में 6 हो जाता ना, तो आप यहां पर पावर में क्या ले लेते, होल स्क्वायर क्या कर देते, 3 कर देते। तो इसका मतलब ये हो एक जनरल अगर आ जाए, एक सामान्य भाषा में आ जाए, तो आप लिखेंगे कि के डैश बराबर के पावर n, जब अभिक्रिया को कितना से मल्टीप्लाई कर दिया गया हो, n से, जब अभिक्रिया को n से गुणा कर दिया गया हो, मतलब आप सिंपली ये समझ लीजिए, एक रासायनिक समीकरण में लिख रहा हूं यहां पर SO2 प्लस O2, 2SO3 बनाते हैं, यहां संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा सॉरी, यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां पर होगा। अगर इसका हमको पता चल गया कि के जो है मान लीजिए कि 4 है, इसका के कितना है, 4 है, अगर कोई व्यक्ति इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको लिख दे 3 दूनी के 6 SO2 प्लस 3O2 और 3 दूनी के 6 SO3, अब कहा जाएगा कि इसका के डैश बताइए। तो अगर पुराने वाले समीकरण का दोस्त पता चल चुका है कि 4 है, तो कुछ मत पलिए 4 के पावर 3 कर दीजिए, 4 चौका 16, 16 48, ये सिंपल सा हो गया, मतलब 4 के पावर 3 कर दीजिए, बस क्लियर हो गया। सॉरी 48, 16 चौका 64, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, मैंने गलत बोल दिया था, 4 इंटू 4, ये कितना हो गया, 64। अगर सोचिए जरा, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया होता तो के पावर कितना हो जाता, 5 हो जाता। अगर हमने n से मल्टीप्लाई किया होता तो 4 के पावर कितना आंसर हो जाता, n हो जाता। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो 4 के पावर कितना हो जाता, 2 हो जाता। बस ये बात क्लियर हुई, मैं यकीन करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आप इसको नोट करिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और एक दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं कि
जो आपका के है, साम्य अवस्था है, वो कैसे प्रभावित होता है। तो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, और सुविधा के लिए हम यही समीकरण रखते हैं, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा इजी वे में हम आपको समझा सकें। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि 2 से गुणा करने के बजाय हम उसमें 2 से भाग दे देते हैं। अब तब देखते हैं, ये तो पहले से पता है कि के इसका ये है, अब 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से जैसे भाग दीजिएगा तो 1/2 I2 प्लस 1/2 H2, और यहां 2 से भाग देते ही कट जाएगा, HI हो जाएगा। अब इसका जरा केसी निकालिए, केसी या केपी कुछ कहिए, हमने के डैश कह दिया, तो के डैश हो जाएगा, देखिए HI। अब यहां पर कुछ भी नहीं है पावर में होने के लिए, अब यहां पर लेकिन देखिए H2 के पावर में है 1/2, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो जितना रहेगा उससे पावर कर देते हैं आप, इसको घात के रूप में लिख देते हैं सांद्रता के, ये हो गया। अब आपको देखना है दोस्त कि इसके बीच में क्या कोई संबंध है या नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि कुछ है या नहीं। ऐसा करते हैं कि हम इस जो केसी है इसको स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी के डैश का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो जैसे स्क्वायर करेंगे, आपको समझाने के लिए इन दोनों के बीच का रिलेशन को, तो हो गया HI की सांद्रता का स्क्वायर हो गया, और H2 है, चूंकि स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1/2 का स्क्वायर होगा, देखिए 1/2 और स्क्वायर होगा तो ये कट जाएगा, तो H2 बचेगा, और ये हो गया I2। उसी तरह से ये हो गया I2। अब देखिए जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये तो वही है ना के, तो इसका मतलब हो गया कि के डैश स्क्वायर इक्वल टू, ये तो के ये क्या हो गया, के बराबर हो गया। तो हम चाहते हैं कि नए वाले का इक्वेशन क्या है, के डैश किसके बराबर है, तो रूट अंडर के, ये देखिए एक नया हमें समीकरण मिला, सॉरी नया एक रिलेशन मिला हमें। इस रिलेशन को अब हमको शब्दों में लिखना है। तो अगर शब्दों में लिखें तो आप क्या लिख रहे हैं कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को 2 से भाग दे दें तो जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण का जो के होगा, साम्य अवस्था स्थिरांक होगा, वो पुराने वाले साम्य अवस्था स्थिरांक का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट हो जाएगा। पुराने वाला जो साम्य अवस्था स्थिरांक होगा उसका अंडर रूट हो जाएगा, मतलब उसका क्या हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको लैंग्वेज में, अगर इसका निष्कर्ष क्या निकला, यदि समीकरण को 2 से भाग दें तो नए समीकरण का के अपने पुराने समीकरण के का क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट मतलब हो जाएगा आपका, अंडर रूट को क्या लिखते हैं, अंडर रूट ही लिख देते हैं। वर्गमूल कहते हैं ना, इसका वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर इसका, इस समीकरण का अगर हमको के पता चल गया कि 4 है, दोस्त याद रखिएगा, इसका अगर क्या है 4 है, तो इसका के निकालना है हमको, तो के कितना हो गया, तो 4 का वर्गमूल अंडर रूट कर दीजिए, कितना हो गया 2। सिंपल सा है। अगर हमको यहां समझना कि 2 से भाग दिए, अब सोचिए 2 से भाग ना देखे 3 से दिए होते तो क्या था, ये 1/3 हो जाता ना, यहां पर पुराने वाले का 1/3। अगर n टाइम्स किए होते तो इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो आपके पास नया समीकरण है ये हो जाएगा 1/n, जब समीकरण को कितना से भाग देंगे, n से भाग दिया जाए।
दिया जाए तो जैसे आप n से भाग दीजिएगा तो जो नया समीकरण बनेगा वो पुराने वाले समीकरण के साम स्थिरांक का जो n होगा उसका 1/nth पावर हो जाएगा। 5 से अगर मल्टीप्लाई गुना भाग दे देंगे तो 1/5 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 1/4। आपने 2 से किया तो क्या हुआ 1/2। 1/2 को ही रूट कहते हैं, आप जान रहे हैं। आप यहां पर अगर 2 से किए थे तो k के पावर 1/2। 1/2 को ही आप रूट कह देते हैं, अंडर रूट। यहां पर आपने लिख दिया इसी चीज को, तो और तो कुछ नहीं। तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि समझ रहे हैं। कोई भी इस तरह का इक्वेशन दे दिया जाएगा, एक उस इक्वेशन का के पहले से दे दिया जाएगा और फिर उसमें 2 से 3 से 4 से जितना से भी देखेंगे आप मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सॉरी डिवाइड कर दिया जाएगा। जितना से डिवाइड किया जाएगा, जितना से डिवाइड कर देना हो। पुराने वाले का मान लीजिए कि पुराने के लिए यहां पर 25 है और यहां पर 2 से आपने भाग दे दिया तो आप 25 के अंडर रूट कर दीजिए, वैल्यू हो गया 5। नए वाले का जो नया जो इक्वेशन बना उसका कितना। लेकिन ध्यान रखना है कि 2 से ही क्यों भाग देंगे, 3 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, 5 से दे सकते हैं। तो आपको जितना भी होगा उसका 1/ क्या कर देना है, n कर देना। अगर n से करेंगे तो आपने ये इसको भी नोट करिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3। सुविधा के लिए मैं इक्वेशन वही रहने देता हूं और तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है। ये एक समीकरण है, पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को उलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो 2hi हो गया और h2 हो गया प्लस i2 हो गया, ठीक है। अब इसका k डैश निकालिए, देखिए क्या होता है। तो H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता, हमेशा रूल तो यही है कि जो प्रतिफल में है उसको ऊपर लिखना है, उसके सांद्रता से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे HI की सांद्रता के स्क्वायर। अब जरा देखो दोस्त, इनमें और इसमें कोई रिलेशन है कि नहीं। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसमें कहीं से भी कुछ नहीं है कि जो k है, k ये 1/k डैश के बराबर है। देखिए आप HI का स्क्वायर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंश में और यहाँ पे हर में है। इसका मतलब होगा कि k नया जो इक्वेशन है हम अगर उसको लिखें तो पुराने वाले का व्युत्क्रमण पाती है। तो इससे क्या निकला कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को उलट दें, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उलट देने का मतलब जो प्रतिकारक था उसको प्रतिफल कर दें, जो प्रतिफल था उसको प्रतिकारक कर दें, तब उस कंडीशन में जो नया अभिक्रिया बनेगा उसके Kc पर क्या प्रभाव पड़ेगा या K पर, तो उसका K भी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो निष्कर्ष ये निकला यदि अभिक्रिया को उल्टा कर दें, उलट दें तो नए समीकरण का के अपने पुराने समीकरण के नियतांक, साम्य नियतांक क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। का नियतांक का व्युत्क्रम होगा, उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम होगा। इसका मतलब कि अगर इसका K4 है, जैसा कि हम एग्जांपल में लेके चल रहे हैं, तो इसका K क्या होगा बताइए। इसका K डैश जिसको आपने कहा 1/4 होगा, सिंपल। कोई अगर आपने लिख दिया कि एक कोई रासायनिक समीकरण है, उभयगामी है, आप उसका K पहले से पता है, जैसा ऐसा कोई भी रिएक्शन है इसका K पता है। अब आपने इसको उलट दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब जो प्रतिफल था उसको प्रतिकारक कर दिया, जो प्रतिकारक था उसको प्रतिफल कर दिया। तो उस कंडीशन में दोस्त, उस केस में होगा क्या कि जो अभिक्रिया होगी, उस जो नया जो समीकरण होगा, अगर इसका K निकालना चाहें तो पुराने वाले का क्या करना है, व्युत्क्रम कर देना, बस सिंपल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे ये पॉइंट। तो तीसरे के बाद आप चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथे पॉइंट के लिए एक दूसरा समीकरण लेते हैं हम लोग। बहुत बार इसी समीकरण को लेकर के हम लोग ढो रहे हैं।
देखिए हमने पॉइंट नंबर 4 एक रिएक्शन लिया हमने N2 प्लस O2, ये बनाया 2NO2। हमें बैलेंस करना था, हमने यहां पर लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। इसका के निकालते हैं दोस्त। तो जैसा कि अभी आपको बताया जा चुका है, बोलिए फटाफट बोलिए। हाँ वही जो आप सोच रहे हैं, NO2 के पावर में चला जाएगा 2 और ये होगा N2 की सांद्रता इंटू O2 की सांद्रता का वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। ऐसा करते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो एक बार लिखते हैं हम लोग N2 प्लस O2, ये बनाया 2NO, और एक लिखते हैं हम 2NO प्लस O2 2NO2। ध्यान रखना होगा कि आपको जो समीकरण है वो बैलेंस होने चाहिए। तो अगर इसका K निकालें, इसको हमने K मान ली कि हमने K1 कहा, ओके। तो K1 क्या होगा देखिए, बोलिए आप। कम से कम इतनी जानकारी तब आपको हो जानी चाहिए। आपने पहले वाला वीडियो देखा हो ना देखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोडक्ट का देखिए पावर 2 करना होगा, नीचे हो जाएगा N2 इंटू O2, ओके। इसका अगर हमको K2 का है, अगर इसको हम लोग K2 कह दें, तो जब K2 कह देंगे तो क्या आएगा इसका, देखिए K2 NO2, ये N ही है, थोड़ा बेचारा लंगड़ा हो गया है, NO2 और NO के सांद्रता का स्क्वायर इंटू O2 की सांद्रता। छोड़ दीजिए आगे की बात। अब ऐसा करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। इन दोनों जो नया इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ये है मेरा, तो जैसे जोड़िएगा तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा N2 और ये O2 मिल करके 2O2, और इधर क्या बच गया 2NO2। तो पहला वाला इक्वेशन आ गया ना। अब जरा देखो भाई कि एक ही रिएक्शन का हमने यहां पे एक रिएक्शन लिखा, उसका K लिखा, ठीक है, ओके। K का वैल्यू इतना आया। अब इस रिएक्शन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक तो पहला जो हिस्सा था उसको हमने K1 कर दिया, दूसरा को K2 निकाला। अब जरा इस K में K1 और K2 में जरा रिलेशन देखते हैं, कुछ है क्या। तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम K1 इंटू K2 कर दें, आप करके देखिए, K1 और K2 कर दे, करके दिखा देते। चलिए आइए, आप क्यों परेशान होइएगा कि करने का क्या मतलब होता है, सब कुछ सामने हो रहा है तो सब कुछ सामने ही हो। ऐसा करते हैं कि हम K1 इंटू K2 करते हैं और जरा देखते हैं क्या मिलता है। तो K1 क्या है हमारा, NO बाई N2 इंटू O2 इंटू कर दीजिए ये NO2 का सांद्रता का स्क्वायर NO के सांद्रता का स्क्वायर इंटू O2, यही है ना। अब जरा देखिए ये कैंसिल हुआ, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा ये, तो देखिए ऊपर बच गया आपका NO2 बाई N2 इंटू O2 की सांद्रता इंटू O2 की सांद्रता क्या हो गया, O2 की सांद्रता के स्क्वायर। अब जरा देखो तो दोस्त, ये आपको ये दिख रहा है आपको, इसका क्या मतलब है, बड़ा मजेदार रिजल्ट आया। इसका मतलब आया कि K बराबर K1 इंटू K2। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को 2 हिस्सों में, माने 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 5, जितने स्टेप में तोड़ना है तोड़ दीजिए। उन प्रत्येक स्टेप का आप K निकालिए, माने साम्य अवस्था स्थिरांक निकालिए, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ओरिजिनल जो रिएक्शन है उसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि किसी रासायनिक समीकरण को अगर n हिस्सा में तोड़ दें तो प्रत्येक जो स्टेप है, प्रत्येक जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद साम्य अवस्था में उसका जो साम्य अवस्था स्थिरांक होगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो निष्कर्ष ये निकला, संक्षेप में लिख रहे हैं, यदि समीकरण को, अच्छा समीकरण लिखना उचित नहीं है, मैं बार बार समीकरण लिख रहा हूं। हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप रासायनिक अभिक्रिया लिखें। यदि रासायनिक
अभिक्रिया को दो स्टेप में तोड़ा जाए, दो स्टेप, दो लिखना उचित नहीं है, एन स्टेप लिख देते हैं, 2 3 जितना भी लगा, एन स्टेप्स में तोड़ा जाए तो प्रत्येक स्टेप्स का के का गुणनफल मूल अभिक्रिया के बराबर होगा, अभिक्रिया के बराबर होगा, बराबर होगा। आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप इसको 2 हिस्सों में न तोड़ के 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में तोड़ दिए होते, तब उस कंडीशन में अगर आता है ये वो K1 K2, मान लीजिए 3 हिस्सों में K3, n हिस्सा में तोड़ता है डॉट डॉट के n, इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर इसका हमको Kc पता चल गया है, मान लीजिए कि ये 20 है, इसका K कितना है 20 है, इसका तब K अगर हमको पता चल गया कि 4 है तब हो गया, इसका K हमको एकदम डेफिनेटली पता चल गया कि कितना होगा, 5 होगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि रूल कहता है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो 4 अगर ये हो गया तो निश्चित रूप से तब कितना होगा, 5, तभी तो गुना करेंगे तो 5 होगा। अथवा मान लीजिए कि हमको ये नहीं पता था, इसका K पता चला है 4, इसका 5 तो हो गया, तो इसका हो गया 20, क्योंकि हम रूल ये समझ लिए कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने ओरिजिनल वाले के बराबर होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि ये चारों पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि साम्यावस्था स्थिरांक का क्या है। अब इसके अलावा आते हैं कुछ और बातें, ये तो सब न्यूमेरिकल सवाल आने वाले हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। देखिए, कोई एक अभिक्रिया लीजिए, कोई भी एक अभिक्रिया, उसके Kc का मान नियत होता है। Kc का मान जो होता है ना, नियत होता है। Kc का, अच्छा मैं बार बार Kc बोल दे रहा हूं, Kc का मतलब कि सांद्रण के पदों में माने K का मान नियत होता है। तो पांचवा निष्कर्ष ये निकला, किसी एक अभिक्रिया का K कहने के माने साम्य अवस्था स्थिरांक। अब वो K को Kc कहिए, Kp कहिए, Kki कहिए, Kn के जो कहना कहिए, K अभिक्रिया का K का मान, K अभिक्रिया का K नियतांक होता है, नियतांक होता है, माने वो नहीं बदलता। ये किसके साथ बदलता है? तो कह रहा है कि K का मान ताप बदलने से बदल जाता है। K का मान एक ही अभिक्रिया के लिए, एक ही अभिक्रिया के लिए ताप बदलने से बदलता है। इसका मतलब थोड़ा समझिए, ताप बदलने से बदलता है का क्या मतलब हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर वाला लाइन मिटा रहे हैं, हेडलाइन जो है, अब इस भाई साहब की कोई जरूरत नहीं रही। जरा इधर देखिएगा, जो एग्जाम्पल ले रहे थे अभी तक वही ले लेते हैं। H2 है, I2 है, 2HI है। मान लीजिए कि अगर 25 डिग्री C पर इसका K जो है 5 है, तो अगर इस बढ़ा करके 30 डिग्री कर दीजिएगा तो 5 नहीं रहेगा। सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, 5 से बढ़ सकता है, घट सकता है, वो बात एक अलग विषय हो गया कि बढ़ेगा घटेगा, संभावनाएं बराबर रहने की भी हैं, लेकिन ताप के साथ बदलेगा, ये बात सही है। तो बदलने के क्रम में हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। हालांकि ये तो इसका Kp और Kc जो दोनों हैं यहाँ बराबर होने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि K का मान जो होता है अभिक्रिया के लिए ताप बदलने के साथ वो बदलते हैं, ठीक है, ओके, बदलता है। नेक्स्ट आइए, जो K माने साम्य अवस्था स्थिरांक का जो मान है दोस्त, याद रखिएगा कि जो प्रतिकारक है उसके शुरू की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि तो साम्य अवस्था की बात होती है ना। K का मान
प्रतिकारकों के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहिए, शुरुआती का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, स्टार्टिंग जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिस सांद्रता के साथ आप शुरुआत करते हैं, उसके बारे में शुरू की पर निर्भर नहीं करता। दूसरा चीज देखिए, जो K का मान है अभिक्रिया में, इसको आप फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप फॉरवर्ड रिएक्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन से भी। K का मान फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड किसी भी अभिक्रिया से, किसी भी अभिक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। बैकवर्ड रिएक्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। एक और पॉइंट लिख देते हैं। देखिए, जो K का मान होता है 8 है, तो ये तो 9 हो गया। K का जो मान होता है दोस्त, अच्छी काउंटिंग देख लीजिएगा, काउंटिंग भी नहीं जाना कि 8वां पॉइंट है कि 9वां पॉइंट। K का मान जो उत्प्रेरक, अगर अभिक्रिया मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, इसमें उत्प्रेरक डाल दीजिए, तो K का मान उत्प्रेरक से नहीं बदलता, उत्प्रेरक के कारण नहीं बदलता। यह बात जरूर है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। K को माने साम्य अवस्था स्थिरांक को, माने साम्य अवस्था स्थिरांक का जो मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको K का मान करने का मतलब उसको, K के मान को उत्प्रेरक नहीं बदलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का जो K है वो जल्दी प्राप्त होता है, साम्य अवस्था स्थिरांक जो होता है जल्दी प्राप्त होता है, ये बात सही है। लेकिन कि कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट K के मान को नहीं बदलता है। याद रखना है, K के मान को नहीं बदलता है, याद रखना है दोस्त। इतना सा बात हो गया। और भी K के बारे में कुछ बातें कही जा सकती है। याद रखना है कि जो साम्य अवस्था वाला जो शब्द है, उसके बारे में मैं एक बात आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर कोई रिएक्शन उभयगामी नहीं है मान लीजिए, तब उस स्थिति में साम्य अवस्था की प्राप्ति नहीं होती है। साम्य अवस्था केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में शुरू में मैंने बताया, एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिकारक जो है प्रतिफल में बदल रहा हो और प्रतिफल पुनः जो है प्रतिकारक में आ रहा हो, तो उसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे, उभयगामी अभिक्रिया कहेंगे। तो K जो है ना साम्य अवस्था, उसकी प्राप्ति केवल उभयगामी अभिक्रिया में होगी। अगर अभिक्रिया उभयगामी नहीं है तो वहां K का कोई कंसेप्ट नहीं है, K जैसी कोई चीज नहीं है, मतलब साम्य अवस्था स्थिरांक जैसा कोई चीज नहीं है। साम्य की अवस्था प्राप्त ही नहीं होती जब अभयगामी अभिक्रिया में, इरिवर्सिबल रिएक्शन में, तो फिर साम्य अवस्था स्थिरांक जैसी कैसे बात आएगी। साम्य अवस्था स्थिरांक का मतलब होता है कि जब बैकवर्ड रिएक्शन का दर और फॉरवर्ड रिएक्शन का दर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करें। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।